जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं मानव अधिवास के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये अधिवास होता क्या है। ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर एक जरा सा भी स्किप किए तो बिना समझे जो है सो आगे बढ़ जाएंगे। और आज ऐसी पढ़ाएंगे कि आपको अभी का अभी याद हो जाएगा। इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक आपको बने रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि अधिवास का अर्थ होता क्या है। तो अधिवास का अर्थ होता है मकानों या भवनों का समूह। जैसे कहते हैं ना कि एक कोई क्षेत्र है और यहाँ पे इस तरह से मकान या भवन बने हुए हैं, तो ये एक समूह के रूप में है, आस पड़ोस कहलाते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? अधिवास। जहां पर लोग रहते हैं, अधिकार रूप से रहते हैं, अधिक से अधिक रहते हैं, तो उसको हम बोलेंगे अधिवास। इसकी एक इकाई का अगर बात करें, एक यूनिट का अगर बात करें, तो हो सकता है एक भवन या एक मकान। तो आशा करते हैं यहां तक आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिवास के कितने कारण होते हैं, क्या क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, ये देख लेते हैं। तो अधिवास के दो कारण होते हैं। ठीक है, एक अधिवास को जैसे अगर बोले तो इसके दो भाग बांटे गए हैं। अधिवास के दो भाग हैं। ठीक है, एक अस्थाई और दूसरे में अस्थाई। अस्थाई में किसे रखा गया है? आखेटक। आखेटक जो शिकार वगैरह करता है, ठीक है, शिकारी वगैरह होता है, या फिर अपना जीवन यापन इधर उधर से कर लेता है। पशुचारण, खाद्य संग्रहण, ये भी इधर उधर से ही खाद्य को जुटा करके अपना जीविकापार्जन करते थे। इसको अस्थाई बोलते, जो एक जगह पे टिके नहीं रहते हैं, इधर उधर करके धूमकड़, घुमंतु, इसका नाम जो है सो हम ये दे सकते हैं। अस्थाई में आ जाते हैं अस्थाई निवासी, जो एक जगह पे रह जाते हैं। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग क्या कहलाएंगे? अस्थाई निवासी कहलाएंगे। तो अस्थाई निवासी किस पे निर्भर होती है? तो पशुपालन पे, कृषि पे, जंगली जानवरों से सुरक्षा प्रदान करती है। अस्थाई जो रहते हैं वो जंगली जानवरों से सुरक्षा भी प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि अधिवास बना के रहते हैं, घर बना करके रहते हैं, मकान बना करके रहते हैं और सुरक्षित रहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें कि अधिवास के दो भाग है, अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई और अस्थाई में आपको अंतर भी बता दिए। चलिए अब इसमें हम लोग बात करते, अधिवास का तो बात कर लिए, तो हम लोगों का मेन उद्देश्य है मानव अधिवास को पढ़ना। ठीक है, मानव अधिवास। तो यहां ध्यान देंगे, मानव अधिवास दो भागों में बांटा गया है। पहला, जैसे कैसे हम याद कैसे रख सकते हैं कि मानव अधिवास है क्या? अधिवास तो जान के रहने का समूह, जहां पे लोग घर या मकान बना करके एक समूह इकट्ठा रहते हैं, उसको अधिवास कहते हैं। तो उस घर या मकान में रहते कौन है? मानव। तो मानव अधिवास हो गया। तो मानव कहाँ कहाँ रह सकते, कहाँ कहाँ रहते हैं? अभी के तौर में अगर हम देखें तो गांव और नगर यानी शहर। तो पहला बन गया ग्रामीण अधिवास और दूसरा बन गया नगरीय अधिवास। यहां से हमको याद है मानव कहाँ कहाँ रहते हैं? शहर और गांव, शहर और गांव, ऐसे तो हम कह सकते हैं ना। तो जो गांव रहा यानी ग्रामीण अधिवास, जो शहर में रहा वो नगरीय अधिवास। क्लियर है? अब ये अगर आप याद कर लिए तो ये भी आप जानेंगे कि गांव में रहने वाले लोग जो है सो प्राइमरी सेक्टर पे ज्यादा निर्भर रहते हैं, नीडेड होते हैं पूरी तरह से, यानी कि प्राथमिक क्रिया पे जो है वो पूरी तरह से निर्भर होते हैं। प्राथमिक क्रिया में क्या है भाई? तो कृषि, पशुपालन, खाद्य संग्रहण, इस प्रकार से रहते हैं। चलिए हम लोग ग्रामीण अधिवास के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद देखेंगे नगरीय अधिवास। ठीक, चलिए आगे है कि ग्रामीण अधिवास को अध्ययन की दृष्टि से जो है ना सो चार भागों में बांटा गया है। अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि का मतलब अगर हम इसका अध्ययन कर रहे हैं तो हमें आसान हो, है ना, आसानी से उसका पहचान कर सके, तो इस प्रकार से ग्रामीण अधिवास को चार भागों में जो है सो बांटी गई है। चार भाग आपको बताते हैं, ये चार भाग कौन कौन से हैं। पहला सघन, ठीक है, दूसरा परिकीर्ण, तीसरा मिश्रित और चौथा है पल्ली। अब ये चारों को अलग अलग बताते हैं। सघन का मतलब हो गया जहां पर अधिक जनसंख्या रहती है, अधिक लोग रहते हैं। सघन जनसंख्या घनत्व वाला देश, राज्य या प्रदेश ऐसे कहते हैं ना। तो वो जैसे में अगर हम एग्जांपल ले लेते हो, गंगा नदी, सतलुज नदी के किनारे जो बस हुए लोग हैं, है ना, ये बहुत नज़दीक नज़दीक में, बहुत सघन, बहुत अधिक मात्रा में बसे हुए हैं। तो ये उदाहरण हम ले सकते हैं। दूसरा में अगर प्रकीर्ण का अगर बात करें तो ये फैले हुए दूर दूर रहते हैं। जैसे अगर इतना बड़ा क्षेत्र है तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, फिर एक यहाँ लास्ट छोर पर है। तो इस प्रकार से दूर दूर यानी फैले हुए जगह पे जो रहते हैं उसे हम प्रकीर्ण बोलते हैं। इसका अगर हम एग्जाम्पल ले ले
तो एग्जाम्पल हो जाएगा एशिया के स्टेपी मैदान, कनाडा के प्रेयरी, प्रेयरी नहीं, प्रेयरी जो है तो घास का मैदान है। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर में फैल करके रहते हैं, तो इस जगह को हम प्रकीर्ण कह सकते हैं। मिश्रित में किसे रखा गया है, तो ना तो ज्यादा नजदीक होता है और ना ही ज्यादा दूर, सीमित क्षेत्र बनाए हुए सारे घर, सारे लोग एक दूसरे से जो है सो कनेक्ट रहते हैं और अपना निवास करते, तो उसे हम बोलते हैं मिश्रित। ठीक है। और पल्ली में क्या है, छोटे छोटे घर, पर्वतीय प्रदेशों या फिर निचली घाटी, ये जो है सो हम कह सकते हैं जैसे छोटे छोटे घर होते हैं तो वो पल्ली में आते हैं, पल्ली भाग में। ये पर्वतीय प्रदेशों में पाए जाते हैं या निचली जो घाट होती है, घाटी, वहीं पर ये सब पाए जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे घर वहां पर बना के रखते हैं। क्यों? क्योंकि एक पर्वतीय अगर प्रदेश है तो वहां पर पर्वत में बड़े बड़े मकान या भवन को बनाया नहीं जा सकता। निचली घाटी है तो वहां पर भी बड़े बड़े लोग जो है सो बड़े बड़े मकान या घर नहीं बनाते, क्योंकि वो कभी भी प्राकृतिक संपदा जो होती है, प्राकृतिक संकट, आपदा, उसके चपेट में आ सकती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप, प्रतिरूप यानी संरचना, प्रतिरूप यानी संरचना। ग्रामीण अधिवास के कितने संरचना है, किस प्रकार से गांव के लोग किस किस रूपों में रहते हैं। कहने का मतलब है कि गांव के लोग किस किस रूप में रहते हैं, वो चीज को हमको जानना है। हम गांव से बिलोंग करते हैं, शहर से बिलोंग करते हैं, गांव को भी अच्छी तरह से जानते हैं, शहर को भी अच्छी तरह से जानते हैं, तो क्या ये सारी चीज को याद रखना बहुत ही आसानी है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि ग्रामीण अधिवास में लोग किस प्रकार से एक संरचना बनाए रखे हैं और किस प्रकार से वो अपना जीविका उपार्जन कर रहे हैं, किस प्रकार से वो रह रहे हैं, ये चीज को देखना है। तो पहला रेखीय प्रतिरूप, जिसको हम बोल सकते हैं सीधी रेखा में रहने वाले, जैसे एक सीधी रेखा में एक बस्ती बनाया हो, जैसे रेल की पटरी होती है, ठीक है, या फिर एक 4 लाइन होती है और उसके सीधा सीधा जो है सो किनारे किनारे दोनों साइड सीधा सीधा पूरा घर बनी होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेखीय प्रतिरूप। इस प्रकार से भी गांव बसे होते हैं। जैसे इसका अगर सही उदाहरण अगर हम ले तो जयपुर जिले का परवाड़ा गांव। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तीर प्रतिरूप, तीर प्रतिरूप में इस प्रकार से यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देकर के दिखाया गया, जैसे चिल्का झील का तट, यहाँ पे रहते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से कोई जो है सो क्षेत्र है, ठीक है, और ये इधर झील है, ये पूरी क्या है, झील है, और इधर से कहीं जाने की रास्ता है, तो इधर अगर पानी निकलने का रास्ता है तो यहाँ पर लोग नहीं रहेंगे, इधर इधर रहेंगे, इधर इधर रहेंगे, ठीक है, या फिर यहाँ भी रहेंगे तो इधर से कुछ दूर हट के रहेंगे, इस प्रकार से रहेंगे। तो 3 कोणीय आकार के और इस प्रकार से बना के रह जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, तीर प्रतिरूप अधिवास। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे त्रिभुजाकार प्रतिरूप अधिवास में क्या है, एक आपका ये जो क्षेत्र रहेगा वो ट्रायंगल के आकार का रहेगा, एक साइड में नदियां, दूसरे साइड में नहरें और इधर रहेंगे सड़कें, ठीक है, और बीच में जो है सो हमारा गांव बसा हुआ रहेगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, त्रिभुजाकार प्रतिरूप, क्योंकि ये 3 कोनों के रूप से यानी 3 प्रतिरूपों के रूप से ढके हुए हैं। इसका अगर हम उदाहरण ले ले एग्जाम्पल में, हरियाणा और पंजाब हमारा सटीक एग्जाम्पल बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आयताकार प्रतिरूप अधिवास। आयताकार प्रतिरूप अधिवास में क्या है कि समतल तट के मैदानी भाग में जैसे रहते हैं लोग, पूरी तरह से अच्छी तरह से फैले हुए रहते हैं, इस प्रकार से पूरा यहाँ पूरा इस प्रकार से जो है सो फैले हुए रहेंगे, और ये एक चतुर्भुज कार के बने रहेंगे, इसको बोलते चतुर्भुजा यानी आयताकार प्रतिरूप अधिवास। चलिए अरीय प्रतिरूप अधिवास क्या होता है, गांव के चौराहे से अलग अलग रास्ते कच्ची या पक्की सड़कें अधिवास में आ जाते हैं इसमें, ठीक है। जैसे एक ये गांव है, ठीक है, ये गांव है तो यहाँ से भी सड़क निकली हुई है, यहाँ से भी सड़क निकली हुई है, यहाँ से भी सड़क, यहाँ से भी सड़क, इस प्रकार से बहुत सारे सड़क निकले होते हैं, छोटे छोटे अलग अलग रास्ते निकले होते हैं, ठीक है, और ये गांव के चौराहा होता है जहाँ से अलग अलग जगह पे हम जा सकते हैं, तो इसको बोलते हैं अरीय प्रतिरूप। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा आता है वृत्ताकार प्रतिरूप आता है इसका, ठीक है। तो वृत्ताकार प्रतिरूप में क्या है कि जैसे मान लेते हैं ये हमारा चौराहा है और ये चौराहा हमारा लंबी दूरी को तय करती है, बड़े लंबे सड़कों पर जाकर के हमको मिला देती है, जिसको बोलते हैं कि हाईवे लाइन में निकाल देना या फिर मेन रोड में निकाल देना, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो लंबे मार्ग पर सड़कें जो गई होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वृत्ताकार प्रतिरूप। जैसे ये एक ये चौराहा है
और ये चौराहा में तो बस्ती बस से ही रहेंगे, और यहाँ से जो सड़क निकली हुई है वो लंबी दूरी तय करेगी। उसके बाद है तारा प्रतिरूप। तारा प्रतिरूप में क्या है, एक केंद्र बिंदु, एक गांव का केंद्र बिंदु बन जाएगा, एक चौराहा का केंद्र बिंदु, और इससे अनेकों प्रकार के रास्ता जो है सो निकले रहेंगे। इधर से भी, इधर से, जिधर से भी जाओ आप उस गांव से बाहर निकल सकते हो, तो इसको बोलते हैं तारा प्रतिरूप। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, कहीं कहीं पंखा प्रतिरूप का अधिवास वाले सड़क भी दिखा गया। जैसे ये एक गांव है, यह एक गांव का चौराहा है, तो उससे तीन ही प्रकार के केवल सड़क निकले। एक कच्ची सड़क जो आपको जैसे बोलते हैं खेत बाड़ी में जाना, उस टाइप का निकल गया। दूसरा आपका ये मेन रोड, जैसे मार्केट वगैरह या कहीं शहर से जुड़ा हुआ हो, और ये केवल आपको एक गांव से दूसरे गांव तक जोड़ देगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर सड़क निकली होती है तो इसे हम बोलते हैं पंखा प्रतिरूप। नेक्स्ट है अनियमित प्रतिरूप। अनियमित प्रतिरूप का मतलब इसका कोई लिमिट ही नहीं है, कोई इसका चित्र जो है सो सही से नहीं बन सकता, सही से नहीं बोल सकते। ये कि जैसे एक रोड ऐसे गया, फिर इतना मोड़ खाया, फिर ऐसे गया, फिर इतना मोड़ खाया, फिर ऐसे गया, तो इसका कोई आकार ही नहीं है। ठीक है, उसका अनियमित प्रतिरूप के रूप में देखा गया। बाद में जब इसको सर्वे किया जाएगा, इसका रोड निकाला जाएगा, तो पता चलेगा ऐसे करके रोड निकल गया है। ठीक है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा था और अब जो है सो ऐसे करके ऐसे निकल गया है रोड, तो ऐसे भी हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं अनियमित प्रतिरूप वाला जो है सो ग्रामीण इलाका। उसके बाद है हमारा सीढ़ी नुमा अधिवास। सीढ़ी नुमा अधिवास भी हमारा ये प्रतिरूप में आ जाता है। इसमें क्या होता है कि कोई ऐसा गांव होता है, ऐसा क्षेत्र होता है जो नीचे शहर में ऐसे बसे होते हैं, और कुछ ऐसा गांव होता है जो ऊंचे शहर में बसे होते हैं। तो उसके लिए हमें ऊंचा चढ़ने के लिए सीढ़ी नुमा टाइप से एक जो रोड बनाई जाती है, या फिर अगर नीचे बसा है तो उसमें भी उतरने के लिए, नीचे आने के लिए सीढ़ी नुमा रोड के टाइप से बनाए जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सीढ़ी नुमा अधिवास प्रतिरूप वाला ग्रामीण क्षेत्र, ऐसे हम कह सकते हैं। चलिए, ये तो हम लोग देख लिए। अब यहाँ पर देखेंगे क्या गाँव में भी समस्याएं होती है, तो हम बोलेंगे हाँ समस्याएं होती है। तो निम्न समस्याएं होती, कौन कौन सी समस्याएं होती है वो भी देख लेते हैं। तो पेयजल की कमी होती है, ठीक है, चिकित्सा का अभाव ये ज़्यादातर देखा जाता है, रोजगार की कमी ये भी ज़्यादा देखा जाता है, आवागमन की कमी तो सबसे ज़्यादा होती है। जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र होते हैं उस प्रकार से हमें आवागमन की, परिवहन की जो यातायात की साधन होती है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें पहुंचती है। तो ये हमारा था ग्रामीण अधिवास। अब हम लोग देखेंगे नगरीय अधिवास के बारे में। चलिए, नगरीय अधिवास क्या है ये चीज को हम लोग देख लेते हैं। पहले तो ये देखें, गांव में रहने वाले जनसंख्या और घर मकान और आस पड़ोस या समूह को हम क्या बोले, ग्रामीण अधिवास। उसी प्रकार से शहर में रहने वाले, शहर में बनाए गए मकानों का समूह, घरों का समूह और लोगों का समूह क्या कहलाएगा, नगरीय अधिवास। यहाँ सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे जनसंख्या घनत्व, है ना। तो नगरीय अधिवास में जनसंख्या घनत्व अधिक होती है, यानी जनसंख्या बहुत अधिक होती है। इसे 4-5 भागों में इसे भी बांट करके रखा गया है। तो 4 भाग यहाँ पर आपको बताएंगे। पहला नगर, फिर महानगर, फिर शन नगर, उसके बाद बृहद नगर। ठीक है, नगर किसे कहा गया है, तो नगर का पहचान हम कैसे करेंगे कि 1 लाख से अधिक तथा 10 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र को, 1 लाख से अधिक और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, नगर कहेंगे। ये बीकानेर इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। ये बीकानेर है कहाँ, राजस्थान में। चलिए, अगर हम महानगर का बात करें तो महानगर का पहचान कैसे करेंगे, तो 10 लाख से अधिक, 10 लाख से अगर अधिक रहा तो हम बोलेंगे ये महानगर है। 1 लाख से अधिक और 10 लाख से कम रहा तो नगर बन गया, 10 लाख से अधिक हो गया तो ये हो गया महानगर। ठीक है, इसका अगर हम एग्जाम्पल ले तो जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, ये सब कहला जाएंगे महानगर के रूप में। अगर सन नगर का हम बात करें तो सन नगर का सबसे पहले उपयोग जो पैट्रिक गिडिन जो है सो किए थे, कब किए थे, ये 1915 ईस्वी में। ये क्या बोले थे कि महानगरों को मिलाकर जो नगर बनती है, महानगरों को यानी 10 लाख से अधिक वाले जो नगर हैं उसको जो मिला करके हम एक नगर के रूप में, एक सिटी के रूप में अगर हम बोले उसे, तो उसी को बोलते सन नगर। जैसे लंदन, टोक्यो, ये सब जो है सो महानगरों का जो है सो संगम है। बोले तो वहाँ पर अधिक 4 से 5 महानगर है, तो उसको हम बोल सकते हैं सन नगर। बृहत नगर, बृहत नगर का प्रतिपादन करने वाले यानी कि उत्पत्ति करने वाले जो मेगालोपोलिन है। ठीक है, और किस जगह को हम बोल सकते हैं बृहत नगर के रूप में, तो ये जो है सो सन नगर, महानगर ये सब का मिलावट है।
ठीक है, देखने में कहीं उस क्षेत्र में बहुत बड़ा महानगर है, कहीं नगर है, कहीं सन नगर है, इस प्रकार से वो बना हुआ है। जैसे ग्रेट लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, ये सब जो है सो हमारा बृहत नगर की ओर किस श्रेणी में जो है सो आ जाते हैं। जब इतना कुछ हम लोग देख लिए तो यहाँ ये भी तो है कि क्या नगरों में भी समस्याएं होती है, तो कहेंगे हाँ जी सर, ये नगरों में भी समस्या होती है। तो समस्या वहां पर क्या है नगर में, तो पर्यावरण प्रदूषण अधिक होती है, ठीक है, स्वच्छता की कमी होती है, जनसंख्या घनत्व अधिक होते हैं, जिससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। इतना देखे तो इतना देखने के बाद हमें यह भी देखना है कच्ची बस्ती के बारे में। कच्ची बस्ती का अगर हम सही उदाहरण दें तो मुंबई की धारावी, ठीक है, और एशिया की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती के रूप में ये जानी भी जाती है मुंबई की धारावी। क्या कच्ची बस्ती में समस्याएं होती है, तो बोलेंगे हाँ जी सर, जो है सो समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं। और सबसे ज़्यादा अगर समस्या हम बोले तो यही धारावी में होती है, यानी कि कच्ची बस्तियों में होती है। क्या जनसंख्या अधिक होती है यहाँ पे, मकान छोटे छोटे होते हैं, एक ही कमरा में 4 से 5 लोग जो है सो अपना गुजर करते हैं। शौचालय की समस्या होती है, एक शौचालय में 100 घर का जो है सो काम चलता है और चलाना पड़ता है, इस प्रकार से होती है। गलियां बहुत छोटी तथा पतली होती है। स्वच्छता की बिल्कुल कमी यहाँ पर बोल सकते हैं। पेयजल का अभाव होता है, बारिश की समस्या होती है, बारिश जहाँ भी हुई तो बारिश की समस्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा, पूरा गली नाला का जितने भी पानी होते हैं सब रोड पर आ जाते हैं। अगर घर किसी का नीचा रहा, द्वार अगर उस तरह से छोटा उटा रहा तो उसमें भी जो सो बारिश के पानी अंदर जाने लगती है। और एक बार जो बिल्डिंग बन जाती, जो मकान वहां पर बन जाती है, उसको फिर दोबारा तोड़ करके या रिपेयर कराना बहुत मुश्किल हो जाती है ऐसे कच्चे बस्ती में, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर देख लिए मानव अधिवास के बारे में। हमको आशा है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर समझ में आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक जरूर शेयर करें।